दोस्तों फेयर वैल्यू गैप एंड इनवर्स फेयर वैल्यू गैप मतलब कि एफवीजी एंड आईएफवीजी ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमको ये पता चलता है कि जब हमारे स्मार्ट मनी अपनी पोजीशंस मार्केट में लगा देते हैं जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक होता है उसके बेसिस पे जब प्राइस हमारा डिस्प्लेसमेंट के साथ चलना स्टार्ट हो जाता है वो जो फिनोमिना है उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। मतलब कि इसकी वजह से ये पता चलेगा आपको कि प्राइस कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है। जैसे कि प्राइस आप देख रहे होगे यहाँ से प्राइस नीचे जा रहा है। तो जब ये दोबारा ऊपर जाएगा तो हमको ये पता रहेगा कि एक्चुअल में पोजीशन कहाँ पे लगी थी, किस जगह पे इम्बैलेंस है, वहाँ से प्राइस हमको एक रिएक्शन देगा जिसके बेसिस पे जब आप कंबाइन करोगे ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप आईएफवीजी मतलब कि ये सारी चीज़ों को जब आप कंबाइन करोगे ना तो बहुत सारे ट्रेडिंग सेटअप्स आप खुद से भी बना सकते हो। मतलब कि आपको एक सिस्टमैटिक वे चाहिए। मतलब कि आप डेली बायस पता कर लो अपना, ऑर्डर ब्लॉक कौन से वैलिड है वो पता कर लो, फिर फेयर वैल्यू गैप के बेसिस पे कौन सा फेयर वैल्यू गैप स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, किसको बाईपास अगर कर रहा है तो तब क्या करना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें आज की इस वीडियो देख के आपको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इसको मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपके पास मिनिमम 10 मिनट्स हो तभी इसको देखना, क्योंकि आधी-अधूरी देख लोगे ना, पता चला मैंने जो चीज़ बताई, अब लास्ट में जब वीडियो खत्म हो रही होगी तो उसका कॉन्ट्रडिक्शन भी मैं साथ में बताता चलता हूँ। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि जो चीज़ मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ उस पे विश्वास नहीं करना। मिनिमम 10 से 15 मिनट इस वीडियो को देखो, फिर जाके आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ या फिर जो आपको करना है वो करो। सबसे पहले हम आ जाएँगे अपने फेयर वैल्यू गैप को और इसको हम थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे थ्योरेटिकली। फिर इसके बाद हम चार्ट पे जाएँगे और उसको बाकायदा जो थ्योरी बताई गई है, क्या वो एक्चुअल में चार्ट पे फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आप फेयर वैल्यू गैप को क्या समझ सकते हो? एन एफईजी इज़ एन इम्बैलेंस लेफ्ट बाय अग्रेसिव बाइंग और सेलिंग। मतलब कि जब भी मार्केट में अग्रेसिवली बाइंग या सेलिंग होगी, तब आपका एक फेयर वैल्यू गैप बनेगा। ठीक है? एक फेयर वैल्यू गैप बनेगा। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, इसकी मैं थोड़ी-सी आपको जो बेसिक है ना, वो क्लियर करना चाहूँगा। ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये टर्म आया है हमारा स्मार्ट मनी कांसेप्ट से, जिसको हम एसएमसी भी कहते हैं। और एसएमसी जनरली आप देखोगे जो फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं और जो हमारे क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, वो जनरली स्मार्ट मनी कंसेप्ट वगैरह का यूज़ करते हैं और ट्रेड करते हैं। जबकि हम जो इंडियन स्टॉक मार्केट में नॉर्मली अपन प्राइस एक्शन या फिर थोड़ा बहुत एडवांस प्राइस एक्शन जैसे रिजेक्शन और कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से परफॉर्म होती हैं। तो फेयर वैल्यू गैप हमारी जो इजात है वो एसएमसी की है और एसएमसी मेनली फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट में यूज़ होता है। उसका एक पर्टिकुलर रीज़न है। ये नहीं है कि इस मार्केट में यूज़ हो रहा है, उसमें नहीं हो रहा। ओरिजिनेट यहाँ से हुआ है क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है 24 आवर मार्केट। 24 आवर मार्केट। फॉरेक्स आप देखोगे, क्रिप्टो आप देखोगे 24 आवर चलने वाली मार्केट है, सातों दिन चलने वाली मार्केट है। फॉरेक्स में शायद 1-2 दिन का गैप होता है, गोल्ड वगैरह में या फिर करेंसीज़ में। लेकिन क्रिप्टो आप देखोगे जब से क्रिप्टो इजात हुई है 2011 या 2012 से आप देखोगे जब से बिटकॉइन के चार्ट अवेलेबल हैं, तब से कंटिन्यूअसली अभी तक वो चलते आ रहे हैं। एक-एक कैंडल आप देख सकते हो पिछले 10 साल की बिटकॉइन में, समझ में आई? तो उस केस में क्या है ना कि जो गैप अप गैप डाउन है ना अपना, वो नहीं हो पाता है। जब 24 आवर मार्केट चल रही है, तो गैप अप, गैप डाउन कहाँ से होगा? गैप अप, गैप डाउन तो तब होगा ना जब मार्केट एक पर्टिकुलर टाइम पे क्लोज़ हो जाए। जैसे कि हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट है, 3:30 बजे बंद हो जाती है, फिर अगले दिन सुबह सवा 9 बजे ओपन होती है। तो आप देख रहे होगे बीच में करीब 12-15 घंटे का यहाँ पे गैप है। तो 12-15 घंटे में मार्केट तो बंद हो गई, लेकिन जो ट्रेडिंग है वो थोड़ी बंद होती है। जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो तो चल ही रही है ना, 24 घंटे चल रही हैं, क्रिप्टो चल रहा है, फॉरेक्स चल रहा है, एक्सचेंजेस हमारे चल रहे हैं मतलब कि आपने देखा होगा ना सेशंस वगैरह होते हैं, न्यूयॉर्क सेशन होता है, लंदन सेशन होता है, टोक्यो सेशन होता है, एशियन सेशन होता है। जो हमारे फॉरेक्स वाले बंदे हैं वो ईज़िली इसको समझ सकते होंगे कि सेशन वगैरह में किस तरीके से काम होता है। मतलब क्या है कि लंदन सेशन है तो मतलब यूरोपियन मार्केट खुल रही होगी उस समय। न्यूयॉर्क सेशन है मतलब कि न्यूयॉर्क की नास्डैक वगैरह वहाँ पे एस-एन-पी 500 मतलब कि ये सारे इंडेक्सेस वहाँ पे ओपन हो रहे होंगे। तो उसकी वजह से ना पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट में मूव आते हैं। वहीं जो क्रिप्टो और फॉरेक्स है, उन सेशन में वहाँ पे भी लिक्विडिटी आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आप देख रहे होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा समझने की कोशिश करना, सवा 9 बजे से लेके ये चीज़ ना दोस्तों समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई नहीं बताएगा आपको ये।
फेयर वैल्यू गैप अभी तक लोग बताना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ये नहीं बताएँगे उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, क्यों बन रहा है वो, और जो हमारे गैप्स हैं, जनरली जो गैप्स हैं वो क्यों बन रहे हैं, वो भी आप देखो। 9:15 बजे मार्केट हमारी ओपन हो रही है, 3:30 बजे तक चल रही है, ठीक है? अब 3:30 बजे हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट हो गई क्लोज़, इंडियन स्टॉक मार्केट हमारी हो गई क्लोज़। लेकिन जो ग्लोबल मार्केट है वो चल रही है। जैसे हम यूएस मार्केट की बात करें, न्यूयॉर्क जो नास्डैक वगैरह ओपन होता है, वो होता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 7 बजे, सॉरी 7 बजे ओपन होता है, ठीक है? 7 पीएम। अब मान के चलो कि हमारी जो इंडियन स्टॉक मार्केट है 3:30 बजे बंद हो गई और उस समय मार्केट पॉजिटिव थी। मान के चलो कि पॉजिटिव हमारी ग्रीन में ये 1.15 परसेंटेज है, जब क्लोज़ हुई। लेकिन आप देखोगे जो न्यूयॉर्क सेशन है, जब न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट ओपन हुई है, नास्डैक वगैरह ओपन हुए हैं, तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाए। मतलब मान के चलो -2% हमारी यूएस मार्केट चली गई डाउन। तो उसका जो असर है, ये हमको अगले दिन जब 9:15 बजे मार्केट दोबारा ओपन होगी ना, तो वो ये वाला गेन पे फ़ोकस नहीं करेगी। जो ग्लोबल सेंटीमेंट चल रहे होंगे ना, उस पे ज़्यादा फ़ोकस करके आपको एक गैप डाउन ओपनिंग दिखाई देगी। समझ में आई? तो उस वजह से वहाँ पे गैप बन जाएगा। लेकिन जो क्रिप्टो मार्केट है, जो फॉरेक्स मार्केट है, वहाँ पे गैप्स बन नहीं रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होगा? हमारे फेयर वैल्यू गैप टाइप की चीज़ें बनती हैं। मतलब कि कंटीन्यूअस मार्केट चल रही है, लेकिन कुछ-कुछ कैंडल ऐसी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी, बहुत ज़्यादा ऑर्डर लग जाएँगे, अग्रेशन मार्केट में आ जाएगा, जो कि हमने टर्म देखा था ना, अग्रेशन, वो मार्केट में आ जाएगा। अग्रेशन मतलब कि बहुत सुस्त चल रहा था अपना बिटकॉइन का चार्ट और न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा गिरावट में ओपन हुई, तो आप देखोगे कि जो यहाँ पर बहुत बड़ी-बड़ी सी रेड कैंडल बन के यहाँ पे जो क्रिप्टो मार्केट है, ये भी नीचे जाना स्टार्ट कर देगी। समझ में आई? तो यहाँ पर भी उसके हमको साइन दिखाई देते हैं। हर जगह आप नोटिस करोगे ये चीज़। अगर आपने गिफ्ट निफ्टी सुना होगा, जैसे जो गिफ्ट निफ्टी है, जो सिंगापुर में हमारा निफ्टी के फ्यूचर्स वहाँ पे जो ट्रेड हो रहे हैं, सिंगापुर एक्सचेंज में शायद, गिफ्ट निफ्टी आई थिंक सो वहीं का है। तो उसके बेसिस पे भी आप देख रहे होगे कि लोग ये पता कर लेते हैं कि हमारी स्टॉक मार्केट ओपन होने वाली है गैप डाउन या गैप अप। समझ में आई? मतलब एक दूसरे से इंटरलिंक है। पूरा वर्ल्ड जो है ना, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है पूरी, वो एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर इंडिया में कोई लफड़ा होगा तो उसका असर आने अगल-बगल वाली मार्केट्स, एशियन मार्केट्स, सिंगापुर मार्केट, उसमें भी दिखाई देगा, क्योंकि बंदे वही हैं। जो एफआईज़ इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वही एफआई सिंगापुर में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, और जो सिंगापुर वाले बंदे हैं, जो टोक्यो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो इंडिया में भी इन्वेस्ट कर रहे होंगे। तो जब एक जगह पे पैनिक होगा, तो सब जगह से पैसा खींचा जाएगा और वहाँ पे भी आपको गिरावट और बढ़ोतरी दिखाई देगी। सिंपल सा लॉजिक है, इसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे अच्छे से। अगर आप चाहते हो कि इस तरीके की बातें हम करें, जो अलग टाइप का जो ज्ञान है, वो अगर आप लेना चाहते हो, तो आप एक काम कर सकते हो, थोड़ा-सा यहाँ पे हम अपना प्रमोशन भी करेंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो। आप देख रहे होगे यहाँ पे 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे ऑलरेडी जॉइन हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, वीकली लाइव सेशन करते हैं अपना। इसका पेड चैनल है, पहली बात बता दूँ, ओनली 499 रुपीज़ है और लाइफ टाइम एक्सेस है। 499 रुपीज़ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्वालिटी लोग आएँ। नहीं तो फ्री कर देंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वैल्यू क्रिएट करने के लिए ये पैसा लिया जा रहा है, ताकि आप इसमें एक बार पैसा देके जॉइन करो तो आप इसको लीव ना करो। कम से कम कुछ सीखो, ज़बरदस्ती सीखो, लेकिन कुछ सीखो। और आप यहाँ पे देखोगे कि हम टाइम टू टाइम यहाँ पे अपनी लाइव स्ट्रीम वगैरह भी करते रहते हैं। ये देखो, लास्ट लाइव स्ट्रीम हमने 26 जुलाई को करी थी, तो इसमें लाइव इंटरेक्शन होता है। आप जो क्वेश्चन पूछना चाहो वहाँ से पूछ सकते हो, और कम से कम 2 या 3 घंटे, 4 घंटे के हम ये करते हैं। तो अगर जॉइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। बहुत अच्छी कम्युनिटी है और बहुत अच्छे लोग हैं, पहली बात मैं आपको बता दूँ। ठीक है? चलिए, तो इतना समझ में आया कि जो हमारे गैप्स वगैरह हैं वो क्यों होते हैं मार्केट में, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो हमको कल सुबह पता चलेगा। अगर हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट भी 24 घंटे चलती रहेगी तो वो गैप अप गैप डाउन हमारे पास नहीं होंगे। समझ में आई? ठीक है। तो एफवीजी इज एन इम्बैलेंस लेफ्ट बाय अग्रेसिव बाइंग और सेलिंग। मतलब कि अग्रेसिवली अगर कोई बंदा बाइंग या सेलिंग कर रहा है, कोई बंदा मतलब इंस्टीट्यूशन। जब भी मैं बंदा या फिर स्मार्ट मनी की बात करूं, तो आप सिंपल सा ही समझना कि बड़े इंस्टीट्यूशंस जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जिनको बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। रिटेलर्स की मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा। जब भी मैं स्मार्ट मनी आपको पढ़ाया करूँगा या कोई सी भी चीज़ पढ़ाऊँगा, तो रिटेलर्स को मैं साफ बोल दूँगा कि ये रिटेलर्स हैं।
बाकी नॉर्मली बात करूँ कि यहाँ पर बहुत सारे बंदे बाय कर रहे होंगे, तो बहुत सारे बंदे मतलब हमेशा इंस्टीट्यूशन को ही कंसीडर करना है आपको, ठीक है? तो मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन अग्रेसिवली वहाँ पे बाइंग या सेलिंग कर रहे होंगे, जिसकी वजह से गैप बनेगा। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दूँगा कि ये गैप आप बहुत ईज़िली समझ जाओगे कि क्यों बनता है और प्राइस यहाँ पर दोबारा क्यों आता है, ठीक है? मेन क्या है कि गैप तो बन गया एक बार, तो गैप बन गया तो उसका फ़ायदा क्या हुआ हमको? फ़ायदा ये हुआ कि प्राइस दोबारा इस गैप को फ़िल करने आएगा, ठीक है? प्राइस दोबारा इस गैप को फ़िल करने आएगा और जब फ़िल करने आएगा ना, फिर हम उस प्राइस का रिएक्शन देखेंगे और उसके बेसिस पे बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ वगैरह हम बिल्ड करेंगे, ठीक है? चलिए। दूसरा पॉइंट क्या है? इट यूजुअली फॉर्म आफ्टर स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल। बिना डिस्प्लेसमेंट कैंडल के एफवीजी फेयर वैल्यू गैप हमारा बनेगा ही। एक काम करता हूँ ना, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप हमारा दिखता कैसा है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखो, प्राइस इस तरीके से चल रहा होगा, छोटी-छोटी कैंडल्स बना के चल रहा होगा और अचानक से एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए और उसके ऊपर प्राइस कंटिन्यू कर जाए। सिंपल सा ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप का एग्जांपल है। मतलब कि मिनिमम 3 कैंडल्स हमको चाहिए। यहाँ पर तो मैंने बहुत सारी बना दी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे रब करूँ, जैसे कि इन दोनों को हटा दूँ और इन दोनों को हटा दूँ, तो आप देख रहे होगे 3 कैंडल सेटअप यहाँ पे बन जाएगा। दिस इज़ द 3 कैंडल सेटअप और इसमें जब आप मार्क करने का तरीका बता दूँ, ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये हमारी सेकंड कैंडल है और ये हमारी थर्ड कैंडल है। तो हमेशा जो सेकंड कैंडल है, ये एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट वाली ये कैंडल होना चाहिए, तभी हमारा एक फेयर वैल्यू गैप बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। 2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, फिर बताता हूँ कि दोनों में आप कंपेयर करके बताना कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है और कहाँ पर नहीं है, ठीक है? अब जैसे कि ये है, इसको आप ए मान लो और इसको आप मान लो बी। कमेंट करके बता दो सारे के सारे, जितने भी लोग देख रहे हैं, ताकि आप लोग भी एक्टिवली पार्ट ले सको। क्योंकि जब मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तो उसमें दबा के लोगों से कमेंट वगैरह करवाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक्टिवली आप सीखो, ठीक है? 1 सेकंड का मैं ब्रेक लेता हूँ, कमेंट में बताना कि कौन-सा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रहा है, ए दिस वन और बी दिस वन। चलिए, तो जितने लोगों ने आंसर दिया है ए, वो एकदम सही है और बी एकदम गलत है। उसका रीज़न ये है कि जो मिडल वाली कैंडल है, जो सेकंड वाली कैंडल है, इसमें बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जिसकी वजह से हमारा गैप नहीं बन रहा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक बहुत बड़ी कैंडल। डिस्प्लेसमेंट इस शब्द का भी नाम एक एक काम करो, समझ ही लो, क्योंकि आप बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं इसको, तो सारी की सारी चीज़ें आज ही क्लियर कर लो, नहीं तो बार-बार कौन वीडियो बनाता रहेगा फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट मतलब कि अगर आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है? तो अगर ए से आप गए और बी तक पहुँच गए और बी से दोबारा आके आप ए पे पहुँच गए, मतलब कि आप देखोगे, जब हम साइंस पढ़ी है ना, मैं 8th क्लास में, जितने भी लोग होंगे साइंस जिन्होंने पढ़ी होगी, फिज़िक्स पढ़ी होगी, तो उसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का एक कांसेप्ट आता है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट? तो इस केस में आप देखोगे, अगर मैं ए पॉइंट से चलूँ, बी पॉइंट तक जाऊँ और बी पॉइंट से दोबारा ए पॉइंट पे आ जाऊँ, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, जबकि डिस्टेंस हो जाएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर 10 मीटर का है, तो डिस्टेंस कवर हो जाएगी मेरी, 10 मीटर गया, 10 मीटर आया, डिस्टेंस कवर हो जाएगी 20 मीटर्स और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मेरा 0, क्योंकि मैं जिस पॉइंट पे ए पॉइंट पे था, ए से गया और ए से आ गया वापस, मतलब कि मेरा डिस्प्लेसमेंट 0, मतलब मेरी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं हुई है, ठीक है? तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि एकदम रियल में वहाँ पे प्राइस गया हो। एक बहुत बड़ा मूव आया हो, जो कि आप देख रहे होगे, ये वाली कैंडल को हम एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल कहते हैं। मतलब कि शॉर्ट में अगर आप समझो, एक बिग बार कैंडल। बिग बार कैंडल, जो कि इज़िली आप देख लोगे चार्ट पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी दिखा देंगे आपको चार्ट पे, ठीक है? तो ये जो साइंस वाला एग्ज़ाम्पल है, ये समझ में आया? अगर किसी को साइंस वगैरह पढ़ना हो किसी के बच्चे को, तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना, उसको साइंस वगैरह ही अपन पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हमको चाहिए एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल, जो कि आपको दिख रही है यहाँ पर है। तो मार्क करने का तरीका क्या है? फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो। जब आप इसको ऐसे इस तरीके से मार्क करोगे, एक रेक्टेंगल यहाँ पर खींच दोगे और इसको आगे फॉरवर्ड कर दोगे, तो ये जो गैप है, इसको हम कहते हैं एक फेयर वैल्यू गैप। मतलब कि ये जो एरिया है, ये वाला, इसके बीच में ये माना जाता है और रियल में भी ये होता है कि यहाँ पर
सेलर बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ बायर्स हैं यहाँ पर। कौन है? सिर्फ़ और सिर्फ़ बायर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि प्राइस को इतना ऊपर लेके गए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये अगर टेक्निकल भाषा में आप समझो तो इसको हम कहते हैं कि इम्बैलेंस। मतलब कि ये कुछ अलग ही चीज़ हो गई, नॉर्मल चीज़ नहीं है। नॉर्मल ये है, प्राइस जा रहा ऊपर, फिर नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा, फिर नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे प्राइस यहाँ गया, फिर नीचे आया, फिर एकदम ऊपर चला गया। मतलब कि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। जो नॉर्मल है वो एकदम इम्बैलेंस हो जाता है, एबनॉर्मल, रेयर है ये, रेयर। दिस काइंड ऑफ चीज़ हमारी जो चार्ट पे, ये एक रेयर इवेंट है, रोज़-रोज़ होने वाला इवेंट नहीं है। इसीलिए इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम देते हैं। तभी इसको हम एक फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, और जब ये फेयर वैल्यू गैप बनता है, तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पर बायर्स की अग्रेसिवली बहुत ज़्यादा पोजीशन लगी हुई है। ठीक है? समझ में आई? इसका ना एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, अगर लेना चाहो, क्योंकि मुझे पता है आप नोट्स तो बना नहीं रहे होगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। नहीं तो इसकी वीडियो को पूरा का पूरा डाउनलोड करके रख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? चलो, अब इसके बाद ना एक चीज़ और बता दूँ, ये तो हमने बुलिश वाला देखा, एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप भी होता है, जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है? इस तरीके से। अब इसको आपको क्या करना है, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में मार्क कर लेना है, यहाँ पे एक बॉक्स खींच देना है, और ये आपका बन जाएगा एक फेयर वैल्यू गैप, ठीक है? एक फेयर वैल्यू गैप, कौन-सा वाला? नीचे वाला, बियरिश वाला। ठीक है? मतलब कि या ये समझा जाता है कि यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा पैनिक करके एकदम से सेल करके गए हैं, ठीक है? जिसकी वजह से इतनी बड़ी ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल हमारी बनी है। इसको हम चार्ट पे आपको बता देते हैं, फिर हम चलते हैं थ्योरी पे, और जैसा हम पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ेंगे। वीडियो लंबी होने वाली है, काफ़ी थोड़ी लंबी रहेगी, घंटे भर की तो रहेगी, क्योंकि हम आराम-आराम से सारी चीज़ें समझेंगे, हमको कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आपको जल्दबाजी है तो मैंने क्या बोला, 10 मिनट देखो, उसके बाद वीडियो को वॉच लेटर में करके रख देना, आराम से देखना, रात में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? ये देखो, अगर हम इस कैंडल पे देखें, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये फर्स्ट कैंडल हो गई, दिस इज़ आवर दिस इज़ आवर फर्स्ट कैंडल, दिस इज़ आवर सेकंड कैंडल, मिडल कैंडल, एंड दिस इज़ आवर थर्ड कैंडल। तो मैंने क्या बताया था आपको, फर्स्ट कैंडल का विक टू विक मार्क कर लो, ये लो हो जाएगा, और थर्ड कैंडल का हाई हो जाएगा। ये है बियरिश में। बुलिश में क्या होगा? बुलिश में ऊपर जा रहा होगा प्राइस, तो हम फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो मार्क करेंगे। तो इस केस में आप देख रहे होगे, वो हमको नहीं करना पड़ रहा है। इसमें हम हाई मार्क करेंगे फर्स्ट का, और थर्ड का लो मार्क करेंगे। तो आप देख रहे होगे ये वाला, इतने पे गौर करो बस, खाली इस ब्लॉक पे गौर करो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि प्योर, यहाँ पर अगर इसको छुपा दूँ मैं, ऐसे दोनों हाथ रख दूँ यहाँ पर, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर, दिखाई देता हूँ आपको करके। ठीक है? ये मैंने इसको यहाँ पर थोड़ी सेटिंग करना पड़ेगी, 1 सेकंड रुक जाइए बस। ठीक है? क्या हुआ ये? चल हटाओ इसको, और कभी देखेंगे। तो इस तरीके से हमको मार्क करना है, ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप मार्क आउट हो जाएगा। ये ब्लैक कलर पीछे क्यों चला जा रहा है? इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा। 1 सेकंड रुक जाओ। ओपेसिटी इसकी कम कर देते हैं। ठीक है? ओके, और इसका जो बॉर्डर है इसको व्हाइट नहीं, इसको कर देते हैं ग्रे। ठीक है, चलो। ये इस तरीके से हमको मार्क करना है एक फेयर वैल्यू गैप। इसमें बीच में आपको टेक्स्ट लिखने का भी मौका मिलेगा, तो इसको आप यहाँ पर लिख दो, एक एफवीजी, और यहाँ पर एंटर कर दो, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट आ गया, देखो। इस तरीके से आपका फेयर वैल्यू गैप मार्क हो जाएगा। अभी हमने क्या सीखा? खाली एक फेयर वैल्यू गैप को मार्क करना सीखा। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी नहीं सीखी, तो अब हम वो सीखेंगे। तो ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप होता है। इसी तरीके से आप देखोगे, यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, एक बुलिश वाला। फर्स्ट कैंडल लेंगे, थर्ड कैंडल लेंगे, और ये हमने मार्क कर दी। ठीक है? ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। ओके? इस तरीके से हमको चार्ट पे फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह मार्क हम करते हैं। ओके, चलिए। थर्ड पॉइंट क्या है? प्राइस मूव सो क्विकली दैट इट स्किप्स ट्रेडिंग इन सर्टेन एरियाज, दैट स्किप एरिया इज कॉल्ड द फेयर वैल्यू गैप, एंड मार्केट ऑफन रीविजिट टू इम्बैलेंस बिफोर कंटिन्यूएशन, टू रीविजिट दिस इम्बैलेंस बिफोर कंटिन्यूएशन। मतलब क्या है? ये लाइन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि मार्केट जब कंटिन्यू करेगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप बना है, जैसे ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप बना है, और जब मार्केट ऊपर कंटिन्यू करना है, तो ऊपर कंटिन्यू करने से पहले हो सकता है वो थोड़ा-सा ऊपर जाए, थोड़ा ऊपर जाए, लेकिन उसके बाद वो फिर नीचे आए, इस एरिया तक नीचे आए,
इस फेयर वैल्यू गैप तक आए और ये यहाँ पे जो जो बायर्स की पोजीशन लगी थी इसको रीबैलेंस करके यहाँ से फिर से वो ऊपर कंटिन्यू करेगी। तो इसीलिए हमारा जो फेयर वैल्यू गैप है ना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर दोबारा प्राइस एक बार रीविजिट करने ज़रूर आता है। ठीक है? रीविजिट करने ज़रूर आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर फेयर वैल्यू गैप को रीविजिट करने आए। इसको हम धीरे-धीरे वीडियो में आगे समझेंगे। क्योंकि आप देखोगे ना चार्ट पे यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा होगा, ऊपर भी एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा होगा। समझ में आई? तो कौन-सा वाला वर्क करेगा? सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है। हमको लगता है कि यार फेयर वैल्यू गैप कहीं पे भी बन गया तो वहाँ पे प्राइस पहुँच गया तो हम तुरंत में वहाँ से एक रिवर्स या फिर एक कंटिन्यूएशन वाली ट्रेड ले लेते हैं। वो सबसे बड़ी गलती होती है। मैं आपको पूरी की पूरी कंडीशन बताऊँगा कि कौन-सा फेयर वैल्यू गैप इम्पोर्टेंट है और कहाँ पर आपको प्राइस का रिएक्शन देखना है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? हमने ये समझा कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, एक इम्बैलेंस होता है जो बनता है अग्रेसिव बाइंग और सेलिंग की वजह से। प्राइस कंटिन्यूएशन में जाने से पहले वहाँ पे दोबारा रिविजिट ज़रूर करेगा। वहाँ पे दोबारा रिविजिट ज़रूर करेगा। ओके, चलो। ओके, चलिए। इसके बाद इसका एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इंस्टीट्यूशन डोंट ऑलवेज गेट फिल्ड ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, दे लीव बिहाइंड एन इम्बैलेंस, लेटर प्राइस रिटर्न, रिमेनिंग ऑर्डर गेट फिल्ड एंड देन प्राइस कंटिन्यूज। मतलब कि जो प्योर साइकोलॉजी है इसकी एफवीजी की, वो यहाँ पे इतने से एक बॉक्स में लिखी हुई है। मतलब कि जो इंस्टीट्यूशन है, देखो जो गैप बन रहा है वो ऐसा तो है नहीं है कि रिटेलर्स बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, इंस्टीट्यूशन ही बना रहे हैं। लेकिन क्यों बना रहे हैं ना, उसके पीछे का रीजन समझो आप। गैप बनने का रीजन क्या है? जो गैप हमारे बनते हैं उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी या फिर कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ है मार्केट में, जो कि अभी जनरली लोगों को नहीं पता। वो बाद में खुलेगी। लेकिन इंस्टीट्यूशन को वो चीज़ पता है जिसकी वज़ह से वो अग्रेशन दिखा रहे हैं। अग्रेशन दिखा रहे हैं मतलब क्या है कि वहाँ पे वो मार्केट ऑर्डर लगा रहे हैं। अग्रेशन कैसे दिखाई देगा? लिमिट ऑर्डर से कि मार्केट ऑर्डर से? अगर मैं एक इंस्टीट्यूशन हूँ और मैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे 5 लाख क्वांटिटी का कोई सा भी स्टॉक हो, 5 लाख क्वांटिटी अगर वहाँ पे मैं बाय कर लूँ मार्केट ऑर्डर लगा के, तो क्या होगा प्राइस में? एक्सचेंजेस का काम क्या है? बायर और सेलर को मिलाना। अब सेलर मान के चलो बहुत ज़्यादा ऊपर बैठा हुआ है, प्राइस चल रहा है यहाँ पे ₹100 और सेलर बैठा है ₹120 पे। तो 5 लाख क्वांटिटी को फिल करने के लिए प्राइस 120 तक भी जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने मार्केट ऑर्डर लगाया। मार्केट ऑर्डर का मतलब ही ये है कि प्राइस सेलर जिस पॉइंट पे भी बैठा हो, वहाँ तक प्राइस जाए। जिसकी वजह से आप देखोगे बहुत बड़ा एकदम से मूव आ जाएगा। इसको मैं निफ्टी में दिखाऊँगा आपको। बहुत अच्छे से आपको निफ्टी में दिखाऊँगा, जो कल ही का सिनेरियो हुआ है। जब मार्केट क्लोज़ होते-होते बहुत बड़ी एक 200 पॉइंट की कैंडल बनी थी निफ्टी में, वो कैसे बनी थी, वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? चलो। मतलब कि क्या पता चला हमको कि मार्केट ऑर्डर वहां पे लगाए गए हैं, किसके द्वारा? इंस्टीट्यूशन के द्वारा। और इंस्टीट्यूशन ने जब मार्केट ऑर्डर लगाया है, इसका मतलब क्या है कि उनको पता है कि अब ये प्राइस दोबारा नहीं आने वाला, इसलिए अभी खरीद लो जितना खरीद सको। और मार्केट ऑर्डर तभी लगता है जब अर्जेंसी होती है। सबसे पहली बात तो अर्जेंसी होती है, प्लस उनको ये लगता है कि हो ना हो कि यहाँ पर अगर हमने नहीं खरीदा तो प्राइस हमारे हाथ से निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मैं एग्ज़ाम्पल की बात कर रहा था ना आपको, कि मैं एक अच्छा-सा एग्ज़ाम्पल देके आपको समझाऊँगा, वो देखो। जैसे मान के चलो कि कोई स्टॉक है, इस एग्ज़ाम्पल को आप समझना, सारा का सारा फेयर वैल्यू गैप का जो कांसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा। ये मेरा खुद का बनाया हुआ एग्ज़ाम्पल है। मान के चलो कोई स्टॉक है ₹100 का चल रहा है, ठीक है? आपको ₹100 के प्राइस पे आपको अराउंड 1 लाख क्वांटिटी खरीदना है। 1 लाख स्टॉक्स आपको क्वांटिटी इसकी खरीदना है, ₹100 पे। लेकिन आप देखोगे कि मार्केट में एकदम से बहुत ज़्यादा मूव आया। आपने मान के चलो कि यहाँ पर कुछ ऑर्डर लगाए ₹100 पे, लेकिन 2 या 3 हज़ार स्टॉक्स ही आपके यहाँ पर आ पाए और उसके बाद प्राइस हमारा 110 चला गया। ₹110 चला गया मार्केट में, बहुत ज़्यादा एक वोलैटिलिटी आ गई, बहुत ज़्यादा बायर्स वहाँ पे घुस गए, जिसकी वजह से प्राइस जंप कर गया। हो जाता है ना कभी-कभी, हम मान के चलो कि ₹100 पे बैठे हैं कि ₹100 पे प्राइस आए तो हम खरीदें, और ₹100 जैसे ही टच करता है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा चला जाता है। क्योंकि हमारी आदत क्या होती है? हमारी आदत होती है लिमिट ऑर्डर लगाने की। हम क्या करते हैं? हम लिमिट ऑर्डर लगाते हैं। मार्केट ऑर्डर हम अगर 1 लाख क्वांटिटी का मैं मार्केट ऑर्डर लगा देता तो ₹100 क्या, वो तो जहाँ पर भी बायर बैठा होता 102, 103 वहाँ तक जाके हमारा ऑर्डर एक एवरेज वैल्यू आ जाती। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है लिमिट ऑर्डर की। यहाँ पे मैं कन्फर्म कर देता हूँ, यहाँ पर बात हो रही है लिमिट ऑर्डर की। मतलब क्या है कि यहाँ पर मैंने
₹100 पे 1 लाख क्वांटिटी का लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ी क्वांटिटी मेरी एग्जीक्यूट हो पाई, उसके बाद प्राइस ऊपर चला गया। 101, 102, 103 तक गया और देखते-देखते 110 तक पहुँच गया। अब जब 110 तक प्राइस पहुँच गया, तो इसके बाद क्या होगा? मार्केट में सेलिंग आएगी। फिर से दोबारा प्राइस ₹100 तक आने की कोशिश करेगा। तो जब दोबारा प्राइस ₹100 पे आएगा, तो वहाँ पे ऑलरेडी हमारा लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है। ऑलरेडी यहाँ पे 1 लाख क्वांटिटी का लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारी और क्वांटिटी यहाँ पे फिल होगी, जिसकी वजह से प्राइस को फिर से मोमेंटम मिलेगा। मतलब क्या है कि जो ये एग्ज़ाम्पल है, इसको आप इंस्टीट्यूशन के तौर पे समझो कि इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर बाय नहीं कर पाए, अपनी जितनी क्वांटिटी थी वो बाय नहीं कर पाए और उसके बाद अचानक से प्राइस में मूव आ गया और फिर जब दोबारा प्राइस वहाँ पे रिविज़िट करेगा तो अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को वो फुलफ़िल करेंगे और उनको मतलब कि एक मौका भी मिल जाएगा। एक अच्छा मौका भी मिल जाएगा कि दोबारा उसी प्राइस पे उनको खरीदने को मौका मिल जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे मेरे को 1 लाख क्वांटिटी खरीदनी थी, ₹100 पे खरीदनी थी, थोड़ी-सी आ पाई, फिर 110 चला गया। अब 110 पे तो मैं खरीदूँगा नहीं, 110 पे तो मैं खरीदूँगा नहीं। तो मैं चाहूँगा कि यार 10% महँगा क्यों खरीदूँ? प्राइस दोबारा 100 पे आया तो मेरे लिए तो एक बहुत अच्छा वो हो जाएगा ना, मेरे को एक अच्छा चांस मिल जाएगा कि यार चलो दोबारा मौका मिल गया स्टॉक में एंटर करने के लिए। तो बाकी जो क्वांटिटी है वो मैं ₹100 पे या फिर उससे नीचे जाएगा तो वहाँ पे खरीदूँगा। तो यही चीज़ होती है इंस्टीट्यूशन पे और जितने बड़े लेवल पे। क्योंकि एक बार में कभी भी किसी की क्वांटिटी फिल नहीं होती है। आपको लगता होगा कि कितनी ही क्वांटिटी खरीदनी है, भाई खरीदना है। मैंने देखा है कि 50-50 लाख शेयर भी कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन खरीदता है। ठीक है? 50-50 लाख शेयर भी खरीदे जाते हैं। जो छोटी-छोटी कंपनीज़ होती है ना, जैसे जिसका 100-200 रुपए प्राइस चलता है, उसके 50-50 लाख शेयर भी वो खरीदने को बैठे रहते हैं। लेकिन उनको सामने बेचने वाला नहीं मिलता है और अगर वो 50 लाख शेयर का मार्केट ऑर्डर लगाना, पहली बात तो इतना बड़ा ऑर्डर लगेगा नहीं, तो अपर सर्किट लग जाएँगे, अपर सर्किट, समझ में आई? अपर सर्किट मतलब एक बार में प्राइस 20% ऊपर चला जाएगा और वहाँ पे जाके ट्रेडिंग हो जाएगी बंद, फिर दूसरे दिन ही खुलेगा। तो इसीलिए जो स्मार्ट मनी है, जब मैंने अपना ये फुल लेक्चर बनाया था स्मार्ट मनी कंसेप्ट का, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि स्मार्ट मनी का एम क्या होता है कि उसकी जितनी भी क्वांटिटी है वो फुलफिल हो जाए और उसकी वजह से मार्केट में मिनिमम मूवमेंट आए। मतलब किसी को पता भी ना चले और उनके ऑर्डर्स फिल हो जाएँ। 50 लाख क्वांटिटी उनकी अगर उनको खरीदना है तो उनकी 50 लाख क्वांटिटी बाय भी हो जाए और मार्केट में इतना ज़्यादा कोई पता भी ना चले किसी को। यही उनका मेन एम होता है। नहीं तो मूवमेंट लाना कौन-सी बहुत बड़ी बात है। आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में अगर आप किसी भी स्टॉक में बाय सेल कर दो तो 2-3% 3% तो आप स्टॉक को मूव करा दो। डिपेंड अपॉन द जो स्टॉक का मार्केट कैप है वो। ठीक है? चलिए, इतना जो एग्ज़ाम्पल ये समझ में आया? ओके, चलो। देखो, क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एंड इम्बैलेंस क्रिएट होता है, उसके बाद प्राइस दोबारा उस रेंज में रिटर्न करेगा, ऑर्डर जो पेंडिंग ऑर्डर थे वो दोबारा फिल हो जाएँगे और फिर उसके बाद प्राइस हमारा ऊपर की तरफ जहाँ जा रहा था वहीं पे कंटिन्यू कर जाएगा। मतलब कि एफवीजी हमारा ट्रेंड्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, जो ट्रेंड्स होते हैं ना हमारे इस तरीके से हायर हाई, हायर लो वाले, उसमें आप देखोगे कि ये जो प्राइस है ना, ये फेयर वैल्यू गैप तक ही रिट्रेस करता है। इसको भी देख लेंगे चार्ट पे कि ये जो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर क्रिएट हो रहा होगा ना, वहाँ तक प्राइस आएगा, वहाँ से रिट्रेस करके फिर ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देगा। ठीक है? फिर यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप होगा, उसको आइडेंटिफाई करो, फिर यहाँ तक प्राइस आएगा, फिर रिट्रेस करके फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देके ऊपर चला जाएगा। इसीलिए जब आप डिटेल में जाओगे ना, तो फेयर वैल्यू गैप को आप हर जगह देखना बंद कर दोगे। उसकी भी बहुत कुछ जगह होती हैं, वो हम बताएँगे। ठीक है? तो अभी हमने क्या समझ लिया? फेयर वैल्यू गैप को बहुत अच्छे से समझ लिया। अब इसके बाद हम समझते हैं इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। बहुत सारे लोग आपको फेयर वैल्यू गैप बताएँगे, लेकिन इनवर्स फेयर वैल्यू गैप आपको कोई नहीं बताएगा। चलो, इसका कांसेप्ट और जान लेते हैं। आईएफवीजी फुल फॉर्म है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। लिटरल मीनिंग क्या है इसका? मतलब कि एकदम सिंपल भाषा में अगर आपको बताया जाए, डेफिनेशन तो बहुत बड़ी सी है। एकदम एक लाइन में अगर बताया जाए कि व्हाट इज़ आईएफवीजी, अगर कोई भी आपसे पूछे आज के बाद कि आईएफवीजी क्या है, तो आप उससे बोलना सिंपल सी एक लाइन। एक लाइन भी बहुत ज़्यादा बोल दी, 2 शब्द, फेल्ड एफवीजी, बस। फेल्ड एफवीजी इज़ इक्वल टू आईएफवीजी। मतलब कि जो फेयर वैल्यू गैप फेल हो जाए, वो हमारा एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाता है और वहाँ प्राइस हमारा कैसे रिएक्ट करता है, वो भी हम जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़, फेयर वैल्यू गैप हमने क्या बोला था? इस तरीके से देखो, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, ये हम इसको आगे इस तरीके से एक्सटेंड कर देंगे। प्राइस हमारा दोबारा मान के चलो कि दोबारा फेयर वैल्यू गैप में आया, लेकिन यहाँ पे रुका नहीं वो, इसको क्रॉस करके ऊपर चला गया।
जबकि फेयर वैल्यू गैप का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे वहाँ से प्राइस इस तरीके से रिट्रेस करके नीचे जाना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो कि वहाँ से प्राइस कंटिन्यू ऊपर चला गया। तो अब ये फेयर वैल्यू गैप जो था, जो यहाँ पर हम एफवीजी लिखे थे, अब इसका नाम चेंज कर देंगे हम आईएफवीजी, मतलब एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। अब जो इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है ना, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब जब दोबारा प्राइस यहाँ पर नीचे आएगा, तो इस इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप में आएगा और यहाँ से वो फिर से ऊपर की तरफ प्रस्थान करेगा। समझ में आई? तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप का। थ्योरी पढ़ोगे बहुत बड़ी पड़ जाएगी आपको, मैं ऐसे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। एक काम करते हैं, बुलिश एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रहा है, इस तरीके से ऊपर जा रहा है। यहाँ पर उसने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, ठीक है? और इसके बाद प्राइस हमारा दोबारा फेयर वैल्यू गैप में रिविजिट किया और रिविजिट करते-करते इसको पूरा का पूरा पार कर दिया। मतलब इस फेयर वैल्यू गैप को इसने फेल कर दिया, फेयर वैल्यू गैप को फेल कर दिया। अब ये क्या बन जाएगा हमारा? अब ये बन जाएगा हमारा आईएफवीजी, मतलब कि इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। अब ये काम करेगा हमारा एक रेजिस्टेंस की तरह। इस तरीके से काम करेगा ये देखो, प्राइस यहाँ नीचे जाएगा और इसके बाद पुल बैक लेने प्राइस हमारा इस पॉइंट तक आएगा और यहाँ से फिर से प्राइस हमारा नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा। मतलब आप देख रहे होगे ये एक तरीके से रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। जैसे हमने ऑर्डर ब्लॉक समझा था ना, जब ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक ब्रेकर ब्लॉक। उसको एक ब्रेकर ब्लॉक बोलने लगते हैं ना जब हमारा ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है। तो उसी तरीके से ये हमारा इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है। ये भी एक तरीके से हमारा उसी की तरह काम करेगा जो हमारा ब्रेकर ब्लॉक होता है। समझ में आई? बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ज़्यादा इतना टाइम खराब करने से अच्छा अपन कुछ और देखते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप मीन्स IFVG mean inverse fair value gap. A normal FVG loses its strength. Price break through it with momentum. That old FVG change its role and now it's act from the opposite side. मतलब कि अभी तक ये जो हमारा सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अब ये हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगेगा। ठीक है, चलिए। बुलिश एफवीजी ब्रेक, नाउ इट्स बिहेव लाइक रेजिस्टेंस। बियरिश एफवीजी जब ब्रेक करेगा, नाउ इट्स बिहेव लाइक सपोर्ट। सिंपल सी चीज, जैसा कि हम बोलते नहीं है कि एक हमारा जब हम रेंज वगैरह पढ़ते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, तो हम कहते नहीं है कि अब ये जो रेजिस्टेंस है इसको प्राइस ब्रेक करके जब नीचे आएगा तो अब ये रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा। सिंपल वही कंसेप्ट और वही लॉजिक आपका एफवीजी में भी अप्लाई होता है। ओके ब्रो, चलो। हाँ, ये एक एग्जाम्पल है छोटा-सा, ये मैंने कहीं पढ़ रहा था जब एफवीजी के बारे में, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझाया गया था। मतलब कि एकदम एक 5 साल के बच्चे को भी अगर एफवीजी आपको समझाना है, तो उसको आप कैसे समझा सकते हो? देखो, इस तरीके से समझा सकते हो कि कोई एक बच्चा है, जैसे मान के चलो अगर आप शादीशुदा, आपके मैरिड हो, आपके बच्चे हो, तो आपका बच्चा मान के चलो ड्राइंग कर रहा है, अपने रूम में बैठ के आराम से ड्राइंग कर रहा है। इतने में उसकी मदर ने उसको बुलाया कि बेटा इधर आओ। अब उसका जो पूरा अटेंशन है, वो कहाँ चला जाएगा? अपनी मदर के पास, ठीक है? मदर के पास चला जाएगा तो वो अपनी जो ड्राइंग है, अब मान के चलो इतनी बाकी है, ठीक है? आधी उसने भर दी, मतलब कि 80% भर दी है और 20% बाकी है। अब ऐसा तो है नहीं है जब तक वो 20% भरेगा तब तक तो उसकी कुटाई हो जाएगी, मम्मी आ जाएगी, कूट देगी उसे, समझ में आई? तो इसलिए क्या करता है वो हलकल वहाँ से चला जाएगा पहले, बिना कोई क्वेश्चन किए। वहाँ पे जाएगा, देखेगा क्या ड्रामेबाज़ी है, वो सब मैटर सुलझा के फिर दोबारा आएगा और फिर यहाँ पर अपना दोबारा इस जो जो एरिया छूटा था इसको फिल करेगा और फिर नेक्स्ट ड्राइंग पे वो चला जाएगा। तो वही कंसेप्ट है हमारा फेयर वैल्यू गैप का। फेयर वैल्यू गैप बना, मोमेंटम के साथ प्राइस ऊपर गया, एक गैप बना दिया, प्राइस ऊपर चला गया। अब जब दोबारा वहां पे रिविजिट करने आएगा तो जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, जो कि ये पेंडिंग कलर था इस केस में, कि जितने भी पेंडिंग कलर रह गए थे उसी तरीके से जो पेंडिंग ऑर्डर रह गए थे वो फिल होंगे और फिर आगे प्राइस कंटिन्यूएशन में चला जाएगा। समझ में आई? ओके, चलो। अब इसके बाद क्या है? हाँ, व्हाई एवरी एफवीजी डज नॉट गेट फिल। आप देखोगे मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप आपके बनते हुए जाएंगे, ठीक है? चार्ट पे मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप बनेंगे, इसमें से कुछ हाई क्वालिटी वाले भी होते हैं, ठीक है? हाई क्वालिटी वाले भी होते हैं और कुछ लो क्वालिटी वाले भी होते हैं। तो जो हाई क्वालिटी वाले होते हैं और लो क्वालिटी वाले होते हैं उसमें बीच में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और है कि प्राइस में फिल पार्शियल एफवीजी एंड इंस्टेड ऑफ फिलिंग इट कंप्लीटली। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वेट करते रहते हैं कि ये पूरा का पूरा एफवीजी हमारा फिल हो जाए, उसके बाद ही हम प्राइस में एंटर करेंगे। लेकिन आप देखोगे कि कभी-कभी पार्शियल भी एफवीजी फुल फिल होगा और फिर प्राइस ऊपर चला जाता है। समझ में आई? चलो इसके बीच का हम थोड़ा डिफरेंस जान लेते हैं कि व्हाई, क्या था क्वेश्चन? व्हाई एवरी एफवीजी डज नॉट गेट फिल्ड?
व्हाई एवरी फेयर वैल्यू गैप डज नॉट गेट फिल्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एफवीजी सीख जाओगे ना, तो आप क्या करोगे ना, हर जगह अपना फेयर वैल्यू गैप वगैरह मार्क करना स्टार्ट कर दोगे और आपको लगेगा कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आई? लेकिन नहीं, हर फेयर वैल्यू गैप की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है। देखो क्यों? सबसे पहले यहाँ पर 2 सेक्शन हम खींच देंगे। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे एक हाई क्वालिटी फेयर वैल्यू गैप, हाई क्वालिटी फेयर वैल्यू गैप, और दूसरा है हमारा एक लो क्वालिटी फेयर वैल्यू गैप। अब इसके बीच का जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है समझ लो। जो हाई क्वालिटी फेयर वैल्यू गैप है वो होगा, सबसे पहली कंडीशन उसकी, कि वो एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के साथ होगा। मतलब कि जितना बड़ा गैप उतना अच्छा, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के साथ होगा। ठीक है? और लो फेयर वैल्यू गैप क्या होगा कि इतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं, मतलब कि ओवरलैपिंग होगा, इतना बड़ा नहीं होगा, ओवरलैपिंग होगा। मतलब कि इस तरीके से एग्ज़ाम्पल अगर मैं देके समझाऊँ, एक जैसे कि एक भी बुलिश एफबीजी हमने बनाया, ये वाला हो गया। सिमिलरली यहाँ पर एक बनाया, ठीक है? तो आप देख रहे होगे ये वाला तो ओवरलैपिंग ही हो गया और ये इस वाले में बहुत छोटा-सा स्पेस है। मतलब कि बहुत कम स्पेस है, तो समझ लो कि वहाँ पर इतना ज़्यादा इम्बैलेंस नहीं है जो मार्केट फ़िल करे उसको। मार्केट वहाँ पे रुकने नहीं आएगी, उसको क्रॉस भी कर देगी। फिर उसको आप इन्वर्स इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप नहीं बना देना, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लो क्वालिटी और वीक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है? चलो, सबसे पहली कंडीशन हमने सीख ली। दूसरी कंडीशन क्या है? डिपेंड अपॉन द लोकेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सिर्फ़ 2 ही कंडीशन है इसकी अगर देखा जाए तो। देखो, दूसरी कंडीशन है कि ऑर्डर ब्लॉक के साथ बन रहा हो, ठीक है? मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक विथ ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है ना, उसके बाद ही आपको फेयर वैल्यू गैप अगर मिल रहा है, तो वो सबसे हाई क्वालिटी का फेयर वैल्यू गैप होगा। क्योंकि जस्ट उसके पीछे जो ऑर्डर ब्लॉक है, वो क्या दर्शा रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी सेलर्स की या बायर्स की पोजीशन लगी हुई है, मतलब कि इंस्टीट्यूशन की वहाँ पे पोजीशन लगी हुई है, जिसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट आया है और यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स के होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। पेंडिंग ऑर्डर्स के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब दोबारा प्राइस आएगा, पेंडिंग ऑर्डर रीड करके फिर अपना कंटिन्यूएशन कर पाएगा। दूसरा, मान के चलो कि कहीं लो क्वालिटी फेयर वैल्यू गैप का एक एग्जांपल है। ऑर्डर ब्लॉक तो छोड़ दो, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर भी बहुत सारे छोटे-छोटे से गैप्स बनते रहेंगे। मिडल ऑफ द चार्ट में अगर गैप बन रहे हैं, मिडल ऑफ द चार्ट में, तो वो किसी वोलेटिलिटी से या किसी और कारण से ही बन सकते हैं। लेकिन आप देख रहे होगे जो ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ पे इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर लगे हुए हैं। समझ में आई? तो ऑर्डर ब्लॉक से जितनी दूर फेयर वैल्यू गैप रहेगा, उसकी पावर उतनी कम हो जाएगी। बस सिंपल सा आप ये समझ लो। आप कहोगे ना कि यार ये फेयर वैल्यू गैप फिल क्यों नहीं हो रहा यहाँ पर, और कौन-सा वाला हाई क्वालिटी का है? तो ऑर्डर ब्लॉक से उसकी डिस्टेंस देख लेना, जितनी ज़्यादा होगी उतना वो लो क्वालिटी का है, और ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट बगल में जो फेयर वैल्यू गैप होगा, वो सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी का होगा और वहाँ पर प्राइस पार्शियल और या फिर कंप्लीटली फुल करेगा। देखो, इसका भी हम आपको एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दे देते हैं। ये देखो, ये हमने एक फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफ़ाई किया, ठीक है? ये हमने एक फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफ़ाई किया। इसको आगे हमने ऐसे एक्सटेंड कर दिया चार्ट में। अब जब दोबारा प्राइस हमारा आ रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है? दोबारा आ रहा है, तो आप देखोगे यहीं से भी वो ऊपर चला जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम पूरा हेड टू टो टच करके ऊपर जाए। उसका रीज़न ये है कि जो बायर यहाँ पर घुसे थे, वो घुसे थे अर्जेंसी की वजह से। किसकी वजह से? अर्जेंसी की वजह से। तो अर्जेंसी किसने दिखाई? बायर्स ने। तो भाई जैसी प्राइस यहाँ पर जाएगा, इसको नीचे से प्रेशर तो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसका एक रीज़न और मैं एक और बता दूँ आपको, वो चीज़ है हमारी छुपी है मार्केट स्ट्रक्चर्स के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में, मतलब बॉस में। जब ये प्राइस ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी करेगा। तो जैसे ही वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, तो समझ लेना कि ये एफवीजी हमारा फिल हो चुका है। अब प्राइस हमारा ऊपर जाने के लिए रेडी है। जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करेगा, चाहे भले ही वो जितना नीचे चला जाए, तब तक हमको वहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है। समझ में आई? कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको बता रहा हूँ कि जब तक हमारा फेयर वैल्यू गैप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना दे दे, तब तक हम वहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। समझ में आई? चलो, इसके बाद क्या है भाई, ये जितनी भी चीज़ है ना, इसको आप आराम से पढ़ते रहना। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। आराम से रात भर बैठ के पढ़ते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई ये आखिरी स्लाइड थी, ठीक है? चलो सीधे चार्ट पे चलते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं, इसको हटा ही देते हैं। चलो, ये हमारा करंटली चार्ट चल रहा है 5 मिनट का, ठीक है? बिटकॉइन का चार्ट है। हाँ,
इससे पहले ना आपको मैं निफ्टी के चार्ट में एक चीज़ दिखाने वाला था, जो मैंने आपको बोला था ना कि इम्बैलेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो देखो आप क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, दिस इज़ आवर निफ्टी चार्ट। हाँ, यहाँ पर बहुत बड़ी-सी एक रेड कैंडल थी, इधर तो दिखाई नहीं दे रही। एक सेकंड सेंसेक्स में देखें। नो, 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 उधर तो दिखाई दे नहीं रही है। बॉस ये भी अभी ओपन होगा नहीं क्योंकि मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप अपने उसमें डीमैट अकाउंट में देखना, यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है, ठीक है? चलो वो तो देख लेना क्यों नहीं यहाँ पे दिखा रहा है मेरे को पता नहीं, दिखाना चाहिए था। लेकिन इस कैंडल को भी आप देखो तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल है। मेन मेरे को डिस्प्लेसमेंट कैंडल ही आपको बतानी थी। तो इस टाइप की जो कैंडल्स होती है ना, ये हमारी एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल्स होती हैं। मतलब कि यहाँ पर रियल में स्मार्ट मनी ने यहाँ पे पैसा डाला है, तभी इतना बड़ा ये मूव आया है। बहुत बड़ी सेलिंग यहाँ पर हुई है, तभी इतना बड़ा ये मूव आया है। और डिस्प्लेसमेंट के साथ आप देख रहे होगे बिग बॉडी कैंडल है ये वाली। तो इसी में हमारे फेयर वैल्यू गैप टाइप की चीज़ें बनती हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मार्क करने की कोशिश करें, तो अज़्यूम करो कि ऊपर तो कोई है नहीं है, कैंडल वगैरह तो है नहीं है। तो इसके टॉप से लेके ये यहाँ पे जो नीचे वाली सेकंड कैंडल है क्लोज़ हुई, तो इसको भी हम एक फेयर वैल्यू गैप की तरह कंसीडर कर सकते हैं। समझ में आई? कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है? ये देखो आप, जैसे ही फेयर वैल्यू गैप बना, मैंने आपको क्या बोला, ट्रेड आपको कब लेनी है? ये पता कैसे चलेगा ये पूरा का पूरा गैप फिल होगा कि पार्शियल गैप फिल हो रहा है। जैसे इस केस में आप देखोगे प्राइस यहाँ आया, गैप बनाया, यहाँ तक ही गया, मतलब कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 30% फेयर वैल्यू गैप ये वाला फिल किया और उसके बाद प्राइस नीचे चला गया। तो ट्रेड हमको कहाँ लेनी है? जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, जो कि ये वाला पॉइंट है, देखो। इस चीज़ को क्या कहेंगे हम? एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। इस पॉइंट पे इस कैंडल पे हम एंटर करेंगे, ये वाली जो कैंडल है, यहाँ पे हम एसएल रखेंगे और आप देख रहे होगे प्राइस हमारा कहाँ गया आज? ये देखो कितना नीचे गया। मतलब कि अगर एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे अगर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज़ द शॉर्ट पोजीशन एंड दिस इज़ आवर एसएल। जस्ट इमेजिन द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, फुल ले लेते हैं, समझा? 5.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, समझ में आया? जस्ट बिकॉज़ ऑफ ओनली 2 कांसेप्ट। अभी इसमें हमने और चीज़ें तो कुछ ऐड करी नहीं है, प्रीमियम डिस्काउंट ज़ोन ऐड नहीं करे, डेली बायस ऐड नहीं किया। सिर्फ रनिंग चार्ट में देख के हमने बता दिया कि ये ट्रेड आप कैप्चर कर सकते थे, जस्ट बिकॉज़ ऑफ 2 कांसेप्ट, जो कि हमारा पहला है फेयर वैल्यू गैप और दूसरा यहाँ पर हमको एक मिला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है? चलिए, समझ में आया? इसके बाद हम आपको और फेयर वैल्यू गैप दिखाएँ कहीं पे? ये हमारा सेंसेक्स का चार्ट है, ठीक है? ये देखो गैप्स देख लो आप। ये गैप को ना क्या करना है, इस गैप को जितने भी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में लोग ट्रेड करते हैं, इन गैप को ना एक बड़ी सी रेड कैंडल समझा करो। ये समझो कि एक बहुत बड़ी ये रेड कैंडल बनी है, तो इसको भी एक फेयर वैल्यू गैप की तरह आपको मार्क करके रखना है, ठीक है? एक फेयर वैल्यू गैप की तरह इसको मार्क करके रखना है। तो गैप्स को मैं जनरली मार्क करके रखता हूँ, निफ्टी में शायद मार्क करे रखे होंगे, मेरे डीमैट अकाउंट पे रखे हैं, यहाँ पर तो इसमें नहीं है मार्क। देखो, यहाँ पर गए हम, इस पॉइंट से लेके ये फर्स्ट कैंडल ये हो गई, मिडल वाली जो गैप वाली कैंडल है, वो दिखाई नहीं दे रही है हमको। तो आप देख रहे होगे अभी फेयर वैल्यू गैप के अंदर ही हमारा प्राइस हैगा। फेयर वैल्यू गैप के अंदर ही प्राइस है और ये हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का यहाँ पे इंतज़ार कर रहा है। ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला पॉइंट है। ठीक, ये दिस इज़ दिस पॉइंट। 1 सेकंड, ये वाला। इसके ऊपर प्राइस जाएगा तभी हम ऊपर की तरफ एक ट्रेड ले पाएँगे, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी फिल हो गया एक तरीके से और यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी प्राइस दे देगा। समझ में आया? नीचे देखो यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप है। मतलब जब-जब ये हमारा फेयर वैल्यू गैप के अंदर प्राइस आएगा, तब तक हमको वेट करना है। इन गैप्स के पास प्राइस आएगा ज़रूर, क्योंकि ये इम्बैलेंस के गैप हैं। इम्बैलेंस मार्केट फिल करेगी, बिना इम्बैलेंस फिल किए मार्केट हमारी ऊपर की साइड बिल्कुल भी नहीं जाएगी। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा फेयर वैल्यू गैप का कांसेप्ट। इसके बाद देखते हैं कोई इनवर्स फेयर वैल्यू गैप का कांसेप्ट अगर हम देखें, समझने की कोशिश करें, कहीं दिख जाए भाई इनवर्स फेयर वैल्यू गैप।
बिटकॉइन के चार्ट पे देखते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट के चार्ट तो वैसे ही बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी वाले चल रहे हैं। आप ये नहीं सोचना कि बिटकॉइन के चार्ट पे हम देखेंगे तो कुछ अलग दिख जाएगा, बात वही है। बस ये क्या है कि यहाँ पर गैप डाउन गैप अप नहीं होते हैं, तो एक अच्छा प्राइस एक्शन हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ओके ब्रो, चलो यहाँ पर देखो अब क्या चीज़ हुई है। हाई क्वालिटी फेयर वैल्यू बैक गैप है कि नहीं है, ये वाला, ये देखो आप इस पे नज़र डालो। हल्के हाल ये दिख गया तो हल्के हाल ये एक नई चीज़ सीख लेते हैं जो हमने सीखा था। ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आप देखोगे जब मार्क करोगे तो ये भी आपको एक फेयर वैल्यू गैप दिखाई देगा, एफवीजी। लेकिन क्या ये गुड क्वालिटी वाला है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? ऑर्डर ब्लॉक की वजह से। ऑर्डर ब्लॉक की स्ट्रेंथ देखनी है तो आप देखोगे यहाँ पर नीचे बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट नहीं मिला है, मतलब कि ये मिडिल ऑफ द चार्ट फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर बना है। जबकि ये फेयर वैल्यू गैप को ना इस एरिया में बनना है, तो ये हमारे एक ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। और इस एरिया में अगर फेयर वैल्यू गैप होता तो ये हमारे एक हाई क्वालिटी फेयर वैल्यू गैप होता। ये लो क्वालिटी फेयर फेयर वैल्यू गैप है, इधर पे इतना बिल्कुल भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इसको प्राइस पूरा का पूरा फिल भी कर देगा और शायद इसके नीचे भी कंटिन्यू कर सकता है। एक काम करते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल, दिस इज द मार्क्ड। और आप देख रहे होगे इसके नीचे प्राइस गया था, फिर दोबारा ऊपर गया है। ठीक है, चलिए, मतलब क्या है कि देखो नॉर्मली क्या होता है कि फेयर वैल्यू गैप तक प्राइस आता है, उसको टच करता है और ऊपर चला जाता है। लेकिन आप देख रहे हो कि टच तो बहुत दूर की बात है, इसके नीचे भी यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है, यहाँ पर भी नीचे गया था और फिर उसके बाद ये प्राइस एक्शन यहाँ पर दे रहा है ऊपर की साइड का। ठीक है, ओके, चलिए। तो आई होप दोस्तों अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो यार बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आंखें अचानक से दर्द देने लगी हैं, तो एक काम करो, इसको आप आराम से देखो। जितनी भी सारी चीज़ें बताई हैं, फेयर वैल्यू गैप और बाकी की सारी चीज़ें, इसको मल्टीपल जगह मार्क करके कोशिश करो। जैसे कि यहाँ पर देखो एक नया फेयर वैल्यू गैप मेरे को दिखाई दे रहा है, इसको हटा दो, ये ऑलरेडी फिल हो चुका है। और जो फिल हो जाए ना फेयर वैल्यू गैप, उसको हटा देना, उस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। ये देखो कितना अच्छा यहाँ पर एक गैप नया क्रिएट हुआ है, इस कैंडल से इस कैंडल, सॉरी, चलिए। और ये जो है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। तो आप देख रहे होगे ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट बगल में एक फेयर वैल्यू गैप है, मतलब कि ये हाई क्वालिटी फेयर वैल्यू गैप है। अब इसके बाद क्या है ना, प्राइस इस रेंज में आएगा और यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है। अगर इसको यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया तो फिर यही हमारा एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा और यहाँ पर प्राइस एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और फिर वो सीधे नीचे चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो आप बेझिझक मुझे मेल कर सकते हो या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सबसे बेस्ट वही है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हर संडे हम लाइव स्ट्रीम करते हैं, उसके मज़े लो। और फिर हाल-फिलहाल आपको जो चीज़ समझ में नहीं, जैसे मान के चलो कि हमारा जो ट्रेडिंग कोर्स चल रहा है, उसमें हम ऑर्डर ब्लॉक पे आ चुके हैं। कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स जो हमारा चल रहा है टेलीग्राम पे, उसमें ऑर्डर ब्लॉक तक आ गए हैं। तो जितने भी लोगों को डाउट होता है, तो वो सेम डे हम वहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। या फिर नेक्स्ट जो स्ट्रीम होती है लाइव स्ट्रीम, उसमें वो क्वेश्चंस हम पुट अप करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जनरली इसी बात है, अगर आप पहली बार फेयर वैल्यू के पढ़ रहे हो तो आपको क्वेश्चन तो आएगा ही ना, क्योंकि आप हर जगह मार्क करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे इस केस में आप देखोगे ना, जहाँ पर भी आपको गैप दिखेगा, जैसे यहाँ पर आपको एक गैप दिख गया, देखो यहाँ से यहाँ तक आपको एक गैप दिख गया और फिर आप कहोगे कि वाह! देखो यहाँ तक आया था फिर यहाँ से चला गया। लेकिन ऐसे बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप होते हैं, देखो जैसे यहाँ देखो, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। लेकिन ऐसा तो है नहीं है कि यहाँ तक प्राइस जाके फिर दोबारा गया हो, लेकिन नहीं, यहाँ तो ऊपर चला गया, मतलब कि एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप की तरह काम करेगा। देखो यहाँ पे इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप का भी एग्जांपल हम समझ गए, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा। ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, ये फेल हुआ तो ये क्या बन जाएगा, एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया ना, अब इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। प्राइस आया, एक सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया, समझ में आया? तो इस तरीके से आप आईएफवीजी और फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह को मार्क कर सकते हो और उसको अपनी डेली स्टडी में लेके आओ। डेली अपने चार्ट पे आपके मार्क होना चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है? चलिए, और कोई भी डाउट हो मेरे को क्वेश्चन करो, मेल करो। तो चलते हैं सीधे दोस्तों वीडियो को समाप्ति की तरफ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कमेंट्स में जो भी आपको डाउट है वो पूछ लो, 24 घंटे में आपको आंसर दूंगा। और प्लस
जो नया टॉपिक अगर आप चाहते हो तो उसके ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हो। ओके, चलिए।